Welcome back, dear students. We are back with the economy section of Vision IES March April magazine. Like before that, we have already covered the first two sections of April 2020 magazine. So without wasting time, let's begin. तो आज का जो पहला आर्टिकल है लाइक अंडर द इकोनॉमी सेक्शन वो क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। लाइक अब बात क्या हो रही है कि एक रिपोर्ट आई है टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 टू 2020 इन द पब्लिक डोमेन। अब इसमें है क्या, इसमें क्या इंडिया को जरूरत है, लाइक इसमें क्या क्या कहा गया हम ये देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इंडिया को जरूरत है स्पेंड करने की 4.5 ट्रिलियन डॉलर किसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बाय 2030। और गवर्नमेंट ने इसके लिए अनाउंस भी कर दिया 102 लाख करोड़ विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द 2025। जो एनआईपी है वो एक तरह की इम्प्लीमेंटेशन है कि लाइक स्ट्रीमलाइन में काम करने के लिए कैसे काम को इम्प्लीमेंट करना, उसको अच्छे से ड्रॉ लाइक एक बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट उसका एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा कि उसको काम कैसे करना है। टू ड्रॉ एनआईपी ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एज पर द harmonized merit list of infrastructure was taken up and projects have been identified। अब इसकी जो फर्स्ट ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें पहले रिव्यू किया जाएगा कि कैसे कैसे कौन कौन से पीरियड में कैसे कैसे काम होगा। अब जैसे कि अगर हम देख लेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनआईपी है क्या, जो भी इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक सिर्फ इकोनॉमिक या सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इसमें हमें कंफ्यूज किया जा सकता है। जितने भी इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनको हार्मोनाइज किया जाएगा मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद देखा जाएगा कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर जो खर्चा है वो 100 करोड़ से कम होने वाला है या बराबर होने वाला है। फिर ये भी देखा जाएगा कि वो प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड के अंदर आ रहे हैं या ब्राउन फील्ड के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद उस जो प्रोजेक्ट के अंदर उसकी कंसेप्चुअलाइजेशन को देखा जाएगा। उसके बाद उसकी एक पूरी इम्प्लीमेंटेशन लाइक स्कीम बनाई जाएगी कि कैसे पाइपलाइन में ये काम चलेगा। ओके अब नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। देखिए अगर पहले ही हमें पता रहेगा कि कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बूस्टअप आएगा। और जो हमारे इंडिया का जो हम लोगों को अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे आने की जरूरत है उसके लिए एक पाइपलाइन होना जरूरी है कि स्ट्रीमलाइन में जो काम चलता रहे। अब इसमें क्या जो इंडिया का एम्बिशन है कि टू सस्टेन द हाई ग्रोथ trajectory depend on the infrastructure for various economic activities and growing population. Both public and private investment depend on the quality of infrastructure in a country। और जो infrastructure है वो develop कैसे होता है, can also plug the inefficiencies in the process which as per experts cost 4 to 5% ऑफ द जीडीपी। इससे क्या होगा अगर हमारा जो पाइपलाइन बनी रहेगी उससे जो गवर्नेंस है उसमें भी इंप्रूव आएगा। वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इनहांस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्रिएट एडिशनल फिस्कल स्पेस बाय इंप्रूविंग द रेवेन्यू बेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंश्योर करता है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, फोकस करता है किसके ऊपर, प्रोडक्टिविटी एरिया पर। अब इससे क्या होगा एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिविटी भी होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अगर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमंग द बिगेस्ट हर्डल, कि जब तक हमारे पास क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम लोग किसी को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में नहीं सोच सकते। अगर इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। इंप्रूव द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। अब यहाँ पर क्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक है इज अ प्राइमरी कंस्ट्रेंट इन टर्म ऑफ इंडियाज कम्पिटिटिवनेस एज रिफ्लेक्टेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। उससे हमें क्या पाया कि जो इंडिया का रैंक है वो कितना है, 70 है आउट ऑफ 140 कंट्री। ये जो रैंक है इज अबव 100 इन एरियाज लाइक द वाटर एंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोगों को अगर अपना जो इंडेक्स है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो हमें इस चीज में काम करने की जरूरत है। बिल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अगर हमें पता होगा एक पोर्टफोलियो पहले से हम बना दिया जाएगा कि किस तरह स्ट्रीमलाइन में काम चलेगा तो इससे इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा और स्ट्रेस फ्री। अब यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट आर बेटर प्रिपेयर्ड, एक्सपोजर लेस likely to suffer stress। ओके मतलब ज्यादा उनको सफर और कम स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। टू एक्टिव प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी thereby ensuring the better returns।
अब इससे क्या होगा, अगर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, उस कॉन्फिडेंस की वजह से जो प्रोजेक्ट्स है वो ज्यादा अच्छे प्रिपेयर हो पाएंगे, और जो ये रिड्यूस करेगा एग्रेसिव बिड्स और फेलियर इन द प्रोजेक्ट डिलीवरी. ओके, improve of the ease of living as in order to fulfill various sustainable development goals. आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. ओके, इंडिया को जरूरत है एक रिलायबल, सस्टेनेबल और रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, बोथ सेंटर से, चाहे हम रीजनल सेंटर की बात करें चाहे हम ट्रांस बॉर्डर एरियाज की बात करें. अब इससे क्या होगा, रियलाइज हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ द ग्रोथ अर्बन इकोनॉमी. लाइक इसमें क्या जरूरत है, रीडेवलपमेंट की जरूरत है. बहुत सारे स्लम नेबरहुड, अर्बन रोड्स की, वाटर सप्लाई कवरेज की, क्वालिटी की, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज की, अर्बन मोबिलिटी थ्रू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब पे भी क्या है लाइक इंप्रूवमेंट हो सके. मेजर कंस्ट्रेंट्स, अब क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, अब यहाँ पर हमने ये तो बात कर ली कि लाइक एनआईपी में क्या होगा कि जो भी काम शुरू करना है, काम के शुरू होने से पहले ही उसकी पूरी लाइक प्री प्लानिंग कर ली जाएगी कि कहाँ पर कैसे कैसे यूज करना है, इससे हमारे क्या क्या फायदे होने वाले हैं. अब यहाँ पर अगर हम फंड्स की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, और यहाँ पर क्या आ रही है हमारे पास टोटल. ये आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो सेंटर, अगर हम सेंटर की बात करें, ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है सेंटर की इन्वेस्टमेंट, और अगर हम स्टेट की बात करें वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे पास प्राइवेट है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है. ओके, सो लाइक इन्वेस्टमेंट हमारे लाइक 2013 से लेके 2019 तक इसमें ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है. और सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रही है 2013 से लेकर 19 तक. सबसे ज्यादा हुई है पावर जनरेशन में, रोड एंड ब्रिजेस में, उसके बाद रोड एंड ब्रिजेस, देन रेलवेज एंड देन टेलीकम्युनिकेशन एंड देन रेलवे. हमारे लिए ये पहले चार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट अब देते हैं इसके बीच में कंस्ट्रेंट्स लाइक रुकावटें क्या आ रही हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है ऐसे लाइक फाइनेंस करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट के लिए. गिवन टू द लिमिटेड फिजिकल स्पेस विद द पब्लिक सेक्टर एंड ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम. लाइक बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स आती है इंडियन इकोनॉमी में विद द ओवर लेवरेज्ड कंपनीज एंड बैड एसेट ऑफ द बैंक. एज ऑल्सो द कॉर्पोरेट जो बॉन्ड मार्केट है वो भी अभी तक अनडेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पे एब्सेंस है एफिशिएंट क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म की, जैसे कि सिक्योरिटाइजेशन हो गया, क्रेडिट डेरिवेटिव्स हो गया, क्रेडिट इंश्योरेंस हो गया. रेगुलेटरी की जरूरत, रेगुलेटरी जो रेगुलेशंस है वो अनसर्टेनिटी है, जो बहुत सारे रिस्क है, जैसे कि प्रोसीजरल डिले हो गया, लेंथी प्रोसेस हो गया, लैंड एक्विजिशन में, पेमेंट कंपनसेशन आ गया, एनवायरमेंट कंसर्न लेने की बात आ गई, या लेसर ट्रैफिक ग्रोथ देन एक्सपेक्टेड एक्सेट्रा. लाइक इस रेगुलेटरी को लेके बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है. इसकी वजह से क्या होता है, जो वेल्थ एंड पेंशन फंड्स ड्यू टू लाइक डू नॉट फाइंड इन्वेस्टिंग इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अट्रैक्टिव ऑप्शंस. दूसरा हमारे पास आता है वीक इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क. लाइक जो हमारा इंडिया का जो रैंक है, अगर हम बात करें, इंडिया करंटली रैंक 163 आउट ऑफ 190 कंट्री व्हेन इट कम्स टू इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने अच्छे से इन्फोर्स हो रहे हैं, तो उसमें हमारा रैंक बहुत ज्यादा बुरा है. लाइक इसमें क्या, देयर आर केसेस व्हेन डेवलपर एंटर इनटू द एग्रीमेंट, वो किसी एग्रीमेंट में आता है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती विदाउट इंटेंशन टू ऑनर इट एज दे डू नॉट फेयर इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जितना हमारा अच्छा होगा उस हिसाब से हमें ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है. डिले लाइक अभी हमारा बहुत कम है, इसलिए हमारे यहाँ वीक इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क है. अब यहाँ पे डिले होते हैं इंडिया, लाइक डिले इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. ये क्या है, लीडिंग टू टाइम एंड कॉस्ट ओवररन इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज. अब यहाँ पर क्या होता है, जो कंपैरिजन अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पीपीपी मॉडल को उसको लाइक कंपेयर करने की कोशिश करें फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये इससे कैसे एनालाइज किया जाएगा. जो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का है वो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिड प्रोसेसेस के लिए. ओके, और यहाँ पे हैव अ टाइम फ्रेम और उसमें 15 से 18 महीने का इनिशियल इंटरेस्ट टू द फाइनेंशियल क्लोजर दिया जाता है. और इंडिया का जो स्विफ्ट चैलेंज मॉडल है टू रीडेवलप 23 रेलवे स्टेशन हैड अ टाइम फ्रेम ऑफ 30 months as government had to wait 18 months and award 12 months for a financial closure. लाइक हमारे यहाँ इसमें बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर रिकमेंडेशन ऑन द टास्क फोर्स. अब क्या क्या मेजर रिकमेंडेशन दिए हैं टास्क फोर्स ने. पहली है जनरल रिफॉर्म्स के लिए कि हमें जरूरत है इंप्रूव करने की प्रोजेक्ट की प्रिपेयरनेस प्रोसेस को, लाइक कैसे लाइक थ्रू लाइक पूरे फ्रेमवर्क में कैसे कंसिस्ट किया जाएगा ट्रांसपोर्ट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को, इम्पावर पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर फ्रेमवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, और मॉडल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड क्या रहेंगी, और जो हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है उनके ऊपर हमने इनेबल करने की जरूरत है. और दूसरा हमें इनहांस करने की जरूरत है एग्जीक्यूशन कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स, कि
लाइक थ्रू द क्लियर लाइक ए क्लियर एंड कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है एंड कोलैबोरेशन विद द स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स टू अचीव द रिक्वायर्ड कॉम्पिटिटिवनेस एंड एग्जीक्यूशन कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इनहांस करने की ईज ऑफ डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एक सिंगल विंडो अप्रूवल की मैंडेटरी कंडीशन बिफोर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द मैकेनिज्म लाइक पावर परचेज एग्रीमेंट। और उसमें यहाँ एक टेक्नोलॉजी का भी अच्छा खासा यूज किया जा सकता है पब्लिक डाटा सोर्सेज को क्रिएट करने के लिए, और उसका वो जो एडिक्वेट डाटा प्राइवेसी लाइक उसके साथ एडिक्वेट डाटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क यूज करके और इनेबल करके डाटाबेस पॉलिसी डिसीजन को एंड क्रिएशन ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऐसा कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को, लाइक हमारे जो ट्रांसपेरेंट जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट करके, अपनी जो गवर्नेंस है उसको थोड़ा साउंड करके, एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट एंड अलाइनमेंट विद द सोशल एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। डिजास्टर रेजिलियंस बाय लाइक हम लोगों को जरूरत है अडॉप्ट करने की ऐसी नॉलेज और ऐसी एक्सपर्टाइज जिसमें लाइक जैसे कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक उस तरह से हमें ऐसे कैसे उसके साथ हमने काम करना है। और ये जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है, बिकॉज हमने मार्च की जो मैगजीन थी उसमें इसे कवर किया था। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, अगर हम अडॉप्ट करते लाइक बाय अडॉप्टिंग द कार्बन प्राइसिंग टू स्टिमुलेट द लो कार्बन इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रिक्विजाइट स्केल। अब प्रमोट करने की जरूरत है कंपटीशन को, तो लाइक बाय स्पीडिंग द एंटी ट्रस्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ग्रेटर कोलैबोरेशन बिटवीन द सीसीआई एंड सेक्टर रेगुलेटर एंड ऑपरेशनलाइजिंग द नेशनल कंपटीशन पॉलिसी। और नेक्स्ट हमारे पास आता है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, उससे भी हम कैसे काम कर सकते हैं, जो हमारा इक्विटेबल एलोकेशन है ऑफ द रिस्क इन पीपीपी मॉडल, लाइक जो हमारा पीपीपी मॉडल है उसको हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑटोनोमस regulations in all infrastructure that are going in PPP model of the implementation। दूसरा, हम फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे कर सकते हैं, हम अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉरेन और प्राइवेट कैपिटल इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, अलाइनिंग लाइक उसकी इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस को इम्प्रूव करके। अभी इसमें क्या है, टू द लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ द लाइक जो लॉन्ग टर्म नेचर है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, जैसे कि पार्शियल कैपिटल उसको इंश्योर कर सकते हैं, लाइक उनको इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड ऐसा कुछ हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। और दूसरा है कि रिवाइटलाइजिंग द बॉन्ड एंड क्रेडिट मार्केट, लाइक हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं वेल कैपिटलाइज्ड क्रेडिट एनहांसमेंट इंस्टीट्यूशन, जहां पर जो गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म कर सके इन लाइक इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और दूसरा क्या है, हमारे पास जो स्ट्रेंथ कर सकते हैं हमारे जो म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट है इंडिया की, उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं। इससे क्या होगा, लाइक बाय इम्प्रूविंग कैसे हो सकती है, अगर हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन और रेगुलर डिस्क्लोजर, या हम बात करें बायोन्सी ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट और एड्रेस करें क्रेडिट वर्दीनेस, तो इससे हमारा जो स्ट्रेंथ है म्युनिसिपल बॉन्ड उसमें वो भी स्ट्रेंथ हो जाएंगे। अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करें थ्रू इनोवेटिव क्रेडिट एनहांसमेंट स्ट्रक्चर एंड एनकरेजिंग पूल बॉन्ड इंश्योरेंस, रिवाइटलाइजिंग लाइक एसेट्स को मोनेटाइजेशन करना। अब थ्रू द सेल ऑफ लैंड, अगर कोई लैंड सेल हो रही है या नॉन ऑपरेशनल एसेट है, थ्रू द लॉन्ग टर्म लेन्स with significant upfront lease payment, the toll of rate transfer model for the operational road asset infrastructure investment trust। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, सेल ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ द एसेट्स कर सकते हैं, या फिर किस तरह उनको लाइक उनकी मोनेटाइजेशन की जा सकती है बाय द सिक्योरिटाइजेशन। इनेबल किया जा सकता है यूजर को कि वो चार्ज करें टू द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द ऑटोनमस रेगुलेशन ऑफ टैरिफ रेगुलेशन बाय कॉन्टेक्ट, एंड दूसरा क्या, मल्टी सेक्टोरल रेगुलेटर्स की हमें जरूरत है, लाइक इसमें हम काम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करें, हमारी जो कैपिटल मार्केट है उसमें काम किया जा सकता है कि जो क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट के द्वारा उसमें कुछ रिफॉर्म लाके, राइट इंस्टीट्यूशन फॉर द राइट स्टेज इन अ प्रोजेक्ट फाइनेंस, लाइक एक ब्रिज का काम कर सकते हैं फंडिंग टू ब्रिज द फंडिंग गैप, जो फंडिंग गैप है उसको खत्म करने के लिए राइट इंस्टीट्यूशन फॉर द राइट स्टेज इन द प्रोजेक्ट फाइनेंस हमें करने की जरूरत है। डीएफआई विद बेटर क्रेडिट अप्रेजल स्किल्स, जीएफआई क्या होता है,
डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब उनको लाइक उनकी जो डोमेन है, उनकी जो एक्सपर्टाइज है एंड द प्रोजेक्ट अप्रेजर्स के जो गवर्नमेंट उसको कंसीडर करे डिफरेंशियल लाइसेंसिंग सिस्टम्स के थ्रू, और उनके जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उनके ऊपर अगर काम करे। एक्सटर्नल एड, जो मिनिस्ट्रीज और रेगुलेटर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बाय द सॉवरेन वेल्थ फंड, ग्लोबल पेंशन फंड एंड इंप्रूविंग द ईज ऑफ इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन पे क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन will include following measures, जैसे कि resolution of key issues, stalling progress, required intervention and responsible party। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो भी एक्शंस है उन्हें टाइमली लिया जाए और कंसर्न किया जाए स्टेक होल्डर्स को एज पर द गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड द जो भी मैट्रिक्स प्रोवाइड करवाई जानी है। प्रोजेक्ट अचीव्ड फाइनेंस क्लोजर बट येट टू ड्रॉ डाउन फंड्स। अब यहाँ पर क्या एस्टेब्लिश करने की जरूरत है एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल की, जिसके उसके माइलस्टोन के अकॉर्डिंग कि कितने टाइम पे कितनी कॉस्ट लगेगी और कितना टाइम लगेगा। इस्टेब्लिश ये भी हमें जरूरत है कि एक स्टीयरिंग कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें कंप्राइज किया जाए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेक होल्डर सच एज लेंडर एंड इक्विटी इन्वेस्टर एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी डेवलपमेंट के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको डेलीगेट किया जाए उनकी जो पावर टू स्पेशल पर्पज व्हीकल एंड हायर कॉम्पिटेंट मैनेजर, और डिजाइन किया जाए रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज उनके लिए। और जो प्रोजेक्ट्स हैं एट द कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेट, लाइक आप मैप की क्लियरेंस वहां पे होनी चाहिए कि जो इन्वायरमेंट है लाइक जो भी हमारे क्लियर रेगुलेशन जोन है, फॉरेस्ट क्लियरेंस है, उन्हें सब मिलनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी चॉइस एनालिसिस जैसे कि डिजास्टर रेजिलियंस, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। लाइक अभी तक हम देख लें कि यहाँ पर कोई भी काम हुआ नहीं है। हमारी जो एनआईपी है उसके अंदर क्या कहा गया है, जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उसके पहले हमें इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि आगे जाके जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया चलता चलता प्रोजेक्ट बीच में बंद ना हो। ओके, तो अब ये इसका कंक्लूजन क्या लिखता है, कंक्लूजन क्या होगा, वेल प्लान्ड एनआईपी विल इनेबल मोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पावर बिजनेस, क्रिएट जॉब, इंप्रूव ईज ऑफ लिविंग एंड प्रोवाइड द इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, देयरबाय मेकिंग ग्रोथ फॉर इंक्लूसिव। अब हमारे पास जो ये हो गया हमारा एनआईपी का, अगर हम एनआईपी एक बार इंप्लीमेंट हो जाती है तो उससे क्या होगा, हमारी जो मार्केट में है उसमें बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी। अब एफडीआई की पॉलिसी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको रिवाइज किया गया। इंडिया क्या रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड उन्होंने क्या किया, रिवाइज किया एफडीआई की पॉलिसी को ताकि वो कर्व कर सके पॉसिबिलिटी ऑफ प्रीडेटरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सप्लॉइटिंग द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को जो कोविड-19 के थ्रू ड्यूरिंग लाइक जो हमारी कंपनीज में लाइक इंडियन कंपनीज पर हिट की है। अब यहाँ पर न्यूज में क्या आया कि अभी पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, लाइक इन लास्ट 5 ईयर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है इंडिया के ऊपर उसका बहुत ज्यादा लाइक तेजी से बढ़ी। अगर हम बात करें यूएस डॉलर लाइक 1.6 बिलियन यूएस डॉलर इन 2014 टू एट 26 बिलियन यूएस डॉलर इन 2019। अगर हम करें करंट एंड प्लान, अगर इतना है जो चाइनीज की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है इन अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सेटअप सेगमेंट। अब यहाँ पर इन द लाइट ऑफ दिस यहाँ पर क्या है, एट it was anticipated that Chinese entities would take advantage, उनको advantage मिल रही थी। The economic slump caused the COVID-19 outbreak to rise their stakes and Indian entities and the company exposing them to hostile and opportunities takeover। अब यहाँ पर क्या है, जो ऐसी जो एफडीआई की लाइक ऐसी सिचुएशन ना आए, बिकॉज हम सब सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही कंट्री से ना आए, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। एफडीआई पॉलिसी हैज बीन रिवाइज्ड टू कर्ब द opportunistic takeover और एक्विजिशन ऑफ इंडियन कंपनीज। अब यहाँ पर जो राइजिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट है रिलेटेड टू कंसर्न उसको डिस्कस किया गया। यहाँ पर क्या क्या कंसर्न्स है हम वो देख लेते हैं। जो कंसर्न्स क्या है, जैसे कि पेनिट्रेशन, लाइक हमारा जो डेटा सिक्योरिटी, प्रोपेगेंडा एंड प्लेटफॉर्म कंट्रोल, और उसमें भी किसका कंट्रोल हो रहा है, चाइना का। जैसे कि हम टिकटॉक जैसी एप्स का बात करते हैं वो किसकी है, वो चाइना की है। तो डेटा सिक्योरिटी हमारी वहां से
खराब होती है। चाइना स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस, जैसे कि अगर हम बात करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर सोर्स अराउंड 50% चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। उनकी जो 50% इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर है? इंडिया। दीज हैव बिकम द इम्पोर्टेंट टूल इन चाइनाज डिप्लोमेसी। ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड एससीओ एज मैनी एज द इनडायरेक्टली रिलेटेड। अब कुछ से एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इंक्लूड करती है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एज अ पार्ट ऑफ चाइना, लाइक मेड इन चाइना 2025 के अंदर। जैसे हमारे जो जोमेटो जैसा हो गया, लाइक ये क्या है? जोमेटो, पेटीएम, लाइक ये क्या है? लाइक अलीबाबा, लाइक इनको क्या हो रहा है? ये कहाँ, ये स्टार्टअप कंपनी जिनको फंड कौन कर रहा है? चाइना को। लाइक अब हमारे यहाँ पे ऐसे कोई इतनी अच्छी स्कीम्स है नहीं, तो इसके लिए हमारे यहाँ की जो स्कीम्स है उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। द इन्वेस्टमेंट जो आ रही है एज अ पार्ट ऑफ चाइना मेड इन चाइना 2025 प्लान के तहत, इस प्लान में क्या है? एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो एविडेंट है थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लाइक पेटीएम, बायोटेक जेंट्स लाइक अलीबाबा। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी या मैकेनिज्म में नॉट बी रोबस्ट, वो इतनी रोबस्ट नहीं है एज इन द डेवलप्ड कंट्री, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में। फॉर इंस्टांस एज ऑफ सितंबर 2019 यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान वर अमंग द कंट्रीज who have blocked the Hawaii, a private sector giant of a close state ties from the 5G plan. बट इंडिया ने अभी तक इस चीज को लेके हवाई को अभी लाइक कोई फाइनल कॉल नहीं ली है। बाकी कंट्रीज है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उन सब ने इसको क्या कर दिया है कि इसको क्लोज, इसके जो स्टेट्स है उसको क्लोज किया कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। दूसरा क्या, इन्वेस्टमेंट एक सेंसिटिव सेक्टर है, जैसे कि न्यूज सर्विसेज, फिनटेक सर्विसेज कैन बी डेट्रीमेंटल इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्राइवेसी ऑफ यूजर डाटा एंड डाटा सिक्योरिटी के लिए या फिर न्यूज के लिए ये एक हमारे लिए लाइक एक सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। अब चेंजेस क्या क्या आई हैं हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो एफडीआई है वो कितने रूट से हो सकती है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह से हो सकती है, या तो ऑटोमेटिक हो या गवर्नमेंट रूट हो। अब जो गवर्नमेंट रूट है उसमें क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है उसको पहले गवर्नमेंट जो भी मिनिस्ट्री है या जो डिपार्टमेंट है उससे पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसकी अप्रूवल आने के बाद ही वो फर्दर या तो कर सकता है इन्वेस्ट या वो नहीं कर सकता। जो ऑटोमेटिक रूट है उसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है पहले वो इन्वेस्ट कर देता है, इन्वेस्ट करने के बाद वो आरबीआई को बताता है कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। ओके, इन्फॉर्म द आरबीआई आफ्टर द इन्वेस्टमेंट, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ऑल्सो यहाँ पर क्या होता है, प्रपोजल इन्वॉल्विंग एफडीआई में क्या है, एक्सीड ₹50 बिलियन आर प्लेस बिफोर द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अगर 50 बिलियन से ऊपर जा रहे हैं तो उसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए पूछना पड़ेगा, चाहे वो ऑटोमेटिक सेक्टर हो या गवर्नमेंट रूट हो। ओके, अब हमारे पास कुछ एक ऐसी है जहां पर एफडीआई को बिल्कुल ही प्रोहिबिट किया गया कि नहीं, किसी भी तरह की एफडीआई नहीं हो सकती, जैसे कि लॉटरी बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग एंड बैटिंग हो गया, चिट फंड, निजी कंपनीज। दूसरा हमारे पास ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट है, रियल एस्टेट बिजनेस एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट सेक्टर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन एक्सेट्रा। यहाँ पर तो बिल्कुल भी इन सेक्टर्स में बिल्कुल भी एफडीआई नहीं हो सकती। ओके, अब हमारे पास आता है कि क्या क्या चेंजेस किए हैं एफडीआई के केसेस में। क्या चेंज किया, जो प्रेजेंट पॉलिसी है स्टेट दैट अ नॉन प्रेसिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट टू दो सेक्टर जो कि प्रोहिबिटेड है। लाइक किसी में भी कर सकते हैं, जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया का वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन जो जहां पे रोक लगाई है उनके अलावा। दूसरा कुछ एक प्रोविजन है, जो सिटीजन है बांग्लादेश या पाकिस्तान का, उन दोनों कंट्री से अगर कोई भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या होगा, वो वाया गवर्नमेंट रूट होगा, वो वाया ऑटोमेटिक रूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जो पाकिस्तान सेक्टर, जो पाकिस्तान सेक्टर है वो कहां पर नहीं कर सकता, जो पाकिस्तान को कोई भी सिटीजन एफडीआई नहीं ला सकता। डिफेंस, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी, वहां पर भी उनको रोक लगाई गई है और अमेंड किया गया। अब इस पहले ऐसा था, अब इसको क्या अमेंड कर दिया गया, उन्होंने चाइना का ऐसा नाम नहीं लिया, उन्होंने क्या बोला है कि जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं वो सब अब क्या करेंगी कि वो सीधा गवर्नमेंट रूट के अंदर ही आएंगी। वहां पे अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम था उनको हटा के उन्होंने क्या कर दिया, और जितनी भी जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है कंट्रीज वो सब क्या आएंगी, गवर्नमेंट के रूट के थ्रू आएंगी। ओके, एडिशनली इसमें क्या अमेंडमेंट की गई है, ऑल्सो स्टेट दैट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ पर क्या, ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर एफडीआई अगर है, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे वो डायरेक्टली तो बेनिफिशियल ओनरशिप फॉलिंग विद इन द restriction imposed by the above rule
विल ऑल्सो रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल। अगर ऑनरशिप की ट्रांसफर करनी है, चाहे तो उसने पहले से एफडीआई लगा रखी है, चाहे वो अब लगा रहा है, चाहे वो डायरेक्ट थी चाहे वो इनडायरेक्ट थी, लेकिन अगर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप करनी है तो पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एडिशनली द अमेंडमेंट आल्सो स्टेट्स दैट द ट्रांसफर ऑफ, और ये हमने कर लिया। दूसरा कहता है गाइडलाइन वाज क्रिएटेड, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है ताकि चेक किया जा सके मल्टी लेयर ट्रांजैक्शंस को, विच ट्रेस द बेनिफिशियल ओनरशिप टू द 7 लैंड बॉर्डर, जो हमारी लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ, लैंड बॉर्डर जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। ओके, दिस इम्प्लाई दैट द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स हैव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना will also need prior approval before they make any investment, even one they already have been pledged। मतलब उनको अब जो पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट ले रखी है, इन्वेस्ट कर रखा है जिन्होंने हमारे देश की कंपनीज में, उनको भी पहले अब बताना पड़ेगा कि अगर वो नेबर कंट्रीज हैं कि हाँ हम यहाँ हम इस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी ओनरशिप का क्या स्टेटस है, ईच एंड एवरीथिंग। अब इसमें चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी फंडिंग होती है स्टार्टअप्स को, बिकॉज हमारे जो इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो जिनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, यूनिकॉर्न, जो अभी तक छोटे छोटे स्टार्टअप, जो यूनिकॉर्न है वो कहाँ, सेटअप यूनिकॉर्न इंक्लूडिंग जैसे क्या क्या, पेटीएम, जोमेटो, बिग बास्केट, ड्रीम 11, ये सब किसके, इनको कौन फंडिंग कर रहा है, यूनिकॉर्न्स के द्वारा की जा रही है, जो इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स हैं। और उनको क्या जरूरत है, हिट एज सेवरल इन्वेस्टमेंट में डिस्करेज आस टू गो थ्रू द गवर्नमेंट रूट, उनको क्या आना पड़ेगा, गवर्नमेंट रूट के थ्रू आना पड़ेगा। मोर क्लैरिटी नीडेड, अभी कितनी एफडीआई कैसे हो सकती है, इसके लिए फर्दर क्लैरिफिकेशन और ज्यादा जरूरी है, जिसमें मैकेनिज्म और आइडेंटिफिकेशन, ऑनरशिप स्ट्रक्चर जैसे कि परसेंटेज होल्डिंग, ये सब अभी तक इसको इंश्योर करने की जरूरत है। अब चाइना की जो फ्रंटिंग ऑफ नॉर्म्स, चाइना स्टेट है that the barriers created by the policy for the investors from specific country violate the WTO principle, ये WTO के प्रिंसिपल को violate कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, जो इंडिया स्टैंड है, इंडिया ने क्या कहा, इंडिया हैज कैटेगरिकली डिनाइड चाइना's एलिगेशन, इस चीज को डिनाई किया रिगार्डिंग इट्स एफडीआई पॉलिसी, कि हमारी जो एफडीआई पॉलिसी है उसमें क्या है कि जो रिवाइज पॉलिसी है ना तो वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है मार्केट असेसमेंट, ना वो किसी तरह के नेशनल ट्रीटमेंट है। ये एक तरह का टू टैलेंट्स है ग्लोबल ट्रेड के, जिसमें क्या है, डज नॉट वायलेट एनी ऑफ द रूल्स इन द डब्ल्यूटीओ, ना तो वो किसी को बिल्कुल रोक रही है, वो सिर्फ ये कह रही है वो कैसे आओ, गवर्नमेंट रूट के थ्रू हो। ऑन द इन्वेस्टमेंट फ्रंट, द मेयर डज नॉट फॉल within the illustrative list of agreement on the trade related investment measure, जो ट्रेंड्स है, which details measure that are inconsistent with the obligation of the national treatment, मतलब ये inconsistent है। अगर हम स्पिल ओवर की बात करें, नेबरहुड रिलेशंस की, एक्सपेंशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन or to all land borders sharing countries may indirectly affect the FDI and countries such as म्यांमार। अगर हम इसका वे फॉरवर्ड देखें तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, उसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू रीबैलेंस एंड एक्सट्रीमली लॉकसेडेड ट्रेडिंग रिलेशनशिप में। ऑल्दो Chinese stakes are increasing in Indian companies, India has also emerged among the key overseas market for the several Chinese companies, which can be better leveraged in India's trade strategy to balance the trading relationship or secure market access from Indian firms in China। अगर हम इसमें लाइट डालने की कोशिश करें, इसमें क्या है, जो इस तरह की फ्रेंडली, ओपन एंड प्रेडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की गई है, और सेफगार्ड करने की एंड सेफगार्डिंग लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन, सिक्योरिटी, प्राइवेसी के ऊपर ध्यान दिया गया। अब कोविड-19 एंड पॉवर्टी को लेके हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आया। अभी एक जो हमारी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल क्या रखा है, एस्टिमेट्स द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल पॉवर्टी। अब क्या उसका आया, इस न्यूज में क्या है कि जो इंडिया का कितना एस्टिमेट है, 812 जो मिलियन पुअर जनता है वो कितनी हो गई है, 915 मिलियन हो गई है। किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। अब दिस इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन, जो वर्ल्ड बैंक की जो पॉवर्टी लाइन है फॉर लोअर मिडिल इनकम, वो कितनी है, $3.2 बिलियन पर डे, मतलब एक दिन में कितनी आती है, $3.2 बिलियन। अब इसका इम्पैक्ट कैसे इम्पैक्ट आया कोविड का, लार्ज स्केल इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब जो जो हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अराउंड 400 मिलियन वर्कर्स है इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, और जो है वो और ज्यादा पॉवर्टी
पॉवर्टी में चले गए कुछ एक रीजन की वजह से। पहला क्या है, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनको लाइक हैज बीन फोर्स्ड टू रिटर्न टू द रूरल एरिया, क्योंकि उनके पास कुछ रहने के लिए कुछ खाने के लिए नहीं था, तो लाइक वो एक तरह से मजबूर हुए ताकि वो अपने गांव में वापस जाएं। दूसरा क्या है, क्वांटिटी ऑफ वर्क, उस क्वांटिटी ऑफ वर्क अब कम हो गया। अगर क्वांटिटी ऑफ वर्क कम हो गया, जो एम्प्लॉयमेंट एंड नंबर ऑफ आवर्स है वो भी कम हो गए। डिक्लाइन इन वेजेस, सम एम्प्लॉयज टू अवॉइड लेऑफ्स, लाइक जो अब उनका जो वो काम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उनको उसके कंपैरिजन में जो पैसा है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। दूसरा है रिड्यूस्ड सोर्स ऑफ इनकम, जो इनकम का सोर्स है वो भी रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि डिक्लाइन आया इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ड्यू टू द रिडक्शन इन द इकोनॉमी एक्टिविटी, जो सेल प्रोडक्शन एमएसएमई ये फॉल हो गए, किसकी वजह से, लाइक अब कुछ सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई ऑफ इनपुट क्या हो गई है, एक तरह से बंद हो गई है। और दूसरा कि जो डोमेस्टिक रेमिटेंस है फ्रॉम अर्बन माइग्रेंट टू देयर हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज। वैसे तो रेमिटेंस का मतलब होता है अगर इंडिया में कहीं बाहर से पैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक रेमिटेंस की बात चल रही है। इसका क्या मतलब है कि जो लोग पहले लाइक जो माइग्रेंट वर्कर है वो क्या थे, लाइक शहरों में आके काम करते थे और जो कुछ एक अमाउंट ऑफ पैसा वो कहाँ भेजते थे, अपने गाँव में। अब वो भी खत्म हो गया क्योंकि शहरों में कोई काम ही नहीं बचा। जो बहुत सारे लोग हैं जो जस्ट लाइक पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा ही ऊपर है, वो क्या एम्प्लॉयड गिग इकोनॉमी आर आ रिस्क ऑफ स्लिपिंग इनटू द पॉवर्टी, लाइक वो भी कभी भी पॉवर्टी में चले जा सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशंस बनी रही। और एब्सेंस है लाइक किसकी, एडिक्वेट सेफ्टी नेट की, जैसे कि सेविंग एंड इंश्योरेंस कवर्स की। दिस माइट फोर्स द पुअर टू इंडल्ज इन एक्टिविटी लाइक सेल ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, और वो क्या कर रहे हैं, जो उनके घर का कुछ सामान है वो उन्हीं को बेच बेच के अपना अभी का खाने का इंतजाम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, जो लाइक उनका जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो भी लाइक इंक्रीज इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब इन रीजन की वजह जो पुअर हैं अर्बन एरियाज में वो वर्नरेबल टू डिजीज है, एज दे लाइक इन अ कंजस्टेड सेटलमेंट विद लो क्वालिटी सर्विसेज। वो स्लम एरियाज में रहते हैं, वहां पर ऐसे कोई सर्विसेज तो होती नहीं है, एक एक कमरे में कितनी कितनी फैमिलीज रह रही होती हैं, वो एक तरह से वल्नरेबल सेक्शन में। उसका जो इम्पैक्ट है एबिलिटी टू वर्क एंड ऑल्सो इनवाइट द हेल्थ स्पेंडिंग ड्यू टू द इलनेस और नीड टू टेक केयर ऑफ देयर सिक हाउस होल्ड मेंबर्स, लाइक वहीं पर उनको अपने जो बीमार है उनका भी ध्यान रखना है, वहीं पर उनको बाकी लोगों को भी रहना है। और इसका जो स्ट्रेन पड़ा है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन पे भी पड़ा है, जो इंक्रीज कर रहा है प्राइस ऑफ लाइक जो हमारी इसेंशियल कमोडिटीज है उनका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। और जो स्कूल बंद हो गए हैं, जो लेड टू डिक्लाइन ऑफ फूड इंटेक अमंग द चिल्ड्रन, लाइक स्कूलों में क्या आता था, जो गरीब बच्चे हैं उनके बच्चों को क्या मिल जाता था, खाना, गरीब लोगों के बच्चों को खाना मिल जाता था। अभी स्कूल बंद है तो वो भी किसके ऊपर, लाइक जो मिड डे मील के ऊपर रिलाई कर रहे थे बच्चे, अब वो भी उनका भी लाइक घर का खाना वो भी लोग लाइक उनको खुद ही देखना पड़ रहा है। और जो इकोनॉमिक की डिमांड है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम्स में कमी आई है, तो जो उनकी स्पेंडिंग्स है, कंजम्पशन है वो कम हो गए हैं, तो मतलब डिमांड अल्टीमेटली कम हो गई है। इसका जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, उसमें जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना बढ़ गया, 27.11% इन द वीक एंडेड 3 मई। ओके, अब 3 मई तक वो कितना हो गया, 5.11%। अब बहुत सारे पीपल हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, वुड अफेक्टेड बाय फॉलिंग प्राइस ड्यू टू द डिक्लाइन इन डिमांड इन अर्बन एरियाज। अगर अर्बन एरियाज में डिक्लाइन आ रही है तो जो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनके वहां पे बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिला। अब इस सिचुएशन के लिए जो इंडिया का एक स्वान है, जैसे कि स्टैंडर्ड वर्कर एक्शन नेटवर्क, वो ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स है जो कनेक्ट करते हैं रिलीफ टू द वर्कर स्टैंडर्ड अक्रॉस द इंडिया। अब उन्होंने कंडक्ट करवाया एक सर्वे 11,159 वर्कर्स का अक्रॉस द कंट्री। उस सर्वे में क्या पाया है, जो 74% है had less than half their daily wages। वो क्या है, वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइविंग फॉर द रेस्ट ऑफ लॉकडाउन पीरियड, सिर्फ वो लॉकडाउन पीरियड तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। 89% हैव नॉट पेड देयर एम्प्लॉयर्स, लाइक उनके एम्प्लॉयर्स ने फीस लाइक पैसे ही नहीं दिए हैं और लॉकडाउन के दौरान पे। और रेट ऑफ हंगर है वो बढ़ रहा है, the rate of relief percentage of the people who said they have less than 1 day rations increased 36 to 50%। लाइक कुछ ऐसे लोग भी लाइक 36 से 50% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक दिन से भी कम का राशन है, और उनको लाइक कैसे उन्हें लाइक सर्वाइव करना है, ये एक तरह का क्वेश्चन बना हुआ है। ओके,
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इस वजह से क्या होता है, लाइक और इसका जो वुमेन है उसके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसे कैसे? बिकॉज द फेस इंक्रीज द बर्डन ऑन द डिमांड, लाइक उनके दिमाग पे अब क्या है कि उन्होंने बड़ों का भी ख्याल रखना है और जो चिल्ड्रन है उनका भी ध्यान रखना है, स्कूल जो बंद हो गए हैं, लाइक स्कूल क्लोजर हो गया, एंड द वल्नरेबिलिटी एंड देयर वल्नरेबिलिटी ऑफ द डिजीज, मतलब एक ही घर में बीमार बच्चे, बीमार बूढ़े भी है और बच्चे भी, उन सबको वुमेन ने एक साथ देखते हैं। और यहाँ पर क्या, वुमेन आर मोर एक्सपोज, वो इन्फेक्शन के ज्यादा एक्सपोज है, बिकॉज अगर हम देखें जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है हेल्थ सेक्टर में वो बहुत ज्यादा है। ओके, women face higher likelihood domestic violence during the home confinement, and some of sectors most affected by the lockdown have high concentration of the female worker, मतलब कुछ एक सेक्टर्स ऐसे जहाँ पे ज्यादातर फीमेल का ही लाइक काम होता है। अब चैलेंजेस क्या हैं? अनसर्टेनिटी ओवर द डिजीज, मतलब हम लोगों को नहीं पता कि कब तक इसके लाइक ये जो केसेस है इसके कम होने स्टार्ट होंगे और इसका कब तक इलाज आएगा। अब लाइक ये जो केसेस है वो तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और जो लॉकडाउन है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया 4 मई फॉर अनदर 2 वीक्स के। अब जो 28% एसिम्प्टोटिक पेशेंट्स हैं, लाइक लैक ऑफ वैक्सीनेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस आर हैंड स्टिल रिमेन अनसर्टेन फॉर द गवर्नमेंट, वो अभी तक गवर्नमेंट के लिए अनसर्टेन है, जिनका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंस्ट्रेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर हम पब्लिक फाइनेंसेस की बात करें, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल की हो, वो दोनों अब किसी एक कंसिडरेबल स्ट्रेन के अंदर कर रहे हैं। इट मेक इट डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू पुट लाइक उनके गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो रहा है वो कैसे इस डिस्ट्रेस में लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचाए। अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इशू विद द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके इश्यूज आ रहे हैं, लाइक ये जो मैगजीन है ये पुरानी है, लाइक अभी जो मई के मंथ में क्या हुआ था कि 1 कार्ड 1 नेशन स्कीम चला दी गई थी कि लाइक उसके साथ काम हो जाएगा, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग ये पढ़ लेते हैं, ये उस टाइम का है। अब यहाँ पर क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ द राशन कार्ड, जो पीडीएस कार्ड नीदर लाइक ये पोर्टेबल, इसको हम रहने देते हैं बिकॉज अभी ये चीज चेंज हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इनएडिक्वेट कंपनसेशन, और जो ऑल्दो द गवर्नमेंट्स एट यूनियन स्टेट हैव टेकन वेरियस स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, मैनी एक्सपर्ट स्टेट्स रिलीफ पैकेजेस, उन्होंने भी ये लाइक कुछ लाइक स्टेप्स लिए, बट वो भी अभी तक इनएडिक्वेट है, अभी तक लाइक जो काम होना चाहिए वो अभी तक हमें कोई बेनिफिट एज मच दिखा नहीं है। कुछ एक रिकमेंडेशंस हैं इसके द्वारा, वो क्या है कि जो इंक्रीज है कवरेज ऑफ द एग्जिस्टिंग सेफ्टी नेट प्रोग्राम ऑफ न्यू बेनिफिशरीज, उनको इंक्रीज करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशरीज को इसके अंदर इंक्लूड करने की जरूरत है। अब कैसे कि ज्योग्राफी के बेस पर अगर हम बात करें, वो एरियाज जहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन या इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुई है, या हम सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड करें या फोकस करें एट रिस्क कैटेगरी, जैसे फैमिली विद यंग चिल्ड्रन, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन और द एल्डरली फैमिली मेंबर, उन फैमिलीज को कवर करने की ज्यादा जरूरत है जहां पर पहले ही कुछ मतलब ऐसी कुछ हेल्थ कंडीशंस खराब चल रही है, उनको ज्यादा लाइक उनको एक अच्छी लाइन में रखने की जरूरत है, जो उनको जो फैसिलिटीज है वो प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जाए। और नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्टेबिलिटी ऑफ सेफ्टी नेट प्रोग्राम बेनिफिट्स। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इंश्योर किया जाए जो प्रेडिक्टिबिलिटी है ऑफ द कवरेज एज सब अर्बन माइग्रेंट्स विल लाइकली टू रिटर्न टू द रूरल एरियाज, लाइक उनको एक लाइक पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए कि वो अपने जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो अपने जा सके अपने रूरल एरियाज में। सस्पेंड करने की जरूरत है जो ग्रुप एक्टिविटीज है एंड कंडीशनैलिटीज है, टू रिड्यूस द रिस्क। इसके लिए जो नेट प्रोग्राम्स है, लाइक जो सस्पेंशन है उसको लाइक सस्पेंड करने की जरूरत है जितनी भी ग्रुप एक्टिविटीज हो रही है। इनहांस करने की जरूरत है पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, लाइक द बेसिक फूड आइटम्स इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द प्लेयर इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी। पॉलिसीज टू सपोर्ट लाइक जो फर्म्स है उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज की जरूरत है, जैसे कि ग्रांट प्रोवाइड करना, वेजेस के लिए सब्सिडी देना और मिनिमाइज करना ले ऑफ को एंड सपोर्ट करना एमएसएमई सेक्टर को, जैसे कि टैक्स से एग्जम्पशन दे दो, डिले कर दो वेवर्स को, एंड टारगेट करो स्मॉल फर्म्स को, सॉफ्ट लोन्स को एंड ग्रांट्स को। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिव लेबर मार्केट प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर क्या है कि फैसिलिटेट किया जाए जो ट्रांजिशन है वर्कर्स की जिनकी जॉब चली गई है और जो काम पे लाइक दे आर नॉट कमिंग बैक इनटू ट्रेनिंग और न्यू जॉब, जो अभी तक अपने काम पे नहीं आने के काबिल है। अब यहाँ पर कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट के है, लाइक उन्होंने एज सच बताया, यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है केरला क्या है, एवरीवन इन नीड के जो भी वेदर इन द चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है या नहीं है, केरला में क्या उन सबको क्या प्रोवाइड करवाया गया है,
फ्री राइस एंड देयर विल बी अ होम डिलीवरी ऑफ मिड डे मील। जो बच्चे हैं लाइक जिन बच्चों को मिड डे मील मिलता था एंड जो आशा वर्कर लाइक थे लाइक उनको क्या बोला गया है कि आप क्या करो कि जो फ्री मील जो मिड डे मील है उन बच्चों तक पहुंचाया जाए। ऐसे एक तमिलनाडु की स्कीम है, उन्होंने भी जो राशन प्रोवाइड करवाने की बात की है कि जो लाइक अभी जो कच्चा राशन है वो लोगों तक ज्यादा पहुंचाया जाए ताकि जो लोग हैं वो एटलीस्ट उनकी जो बेसिक एसेंशियल्स है कमोडिटीज है वो तो पूरी होती रहे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ एक रिपोर्ट्स आई हैं जिनका इम्पैक्ट हमें इम्पैक्ट देखने के लिए मिला किसके ऊपर, कोविड-19 के ऊपर। तो उसको देखते हैं। यस, तो हमारी ये रिपोर्ट क्या है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्लोबल सॉलिडेरिटी रिपोर्ट। अब ये क्या है, लाइक यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने एक रिपोर्ट सबमिट किया है जिसका रिलीज किया जिसका टाइटल क्या है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल सॉलिडेरिटी responding to social economic impact of COVID-19, a call to action like immediate health response required to tackle the like इसमें क्या कुछ एक dimensions रहे हैं जो like economic dimension of crisis। अब ये न्यूज इसके बारे में और ज्यादा न्यूज में क्या है कि along with the report जो यूनाइटेड नेशन है उसने कुछ एक और उसने स्टैब्लिश किया है न्यू मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड फॉर द कोविड-19 था जो रिस्पॉन्स और रिकवरी के लिए सपोर्ट किया जा सके मिडिल इनकम कंट्रीज को। अब इस रिपोर्ट में ये भी इंक्लूड किया गया जो एस्टिमेट है फ्रॉम द होस्ट ऑफ यूएन एजेंसीज with the findings such as उन्होंने क्या फाइंड किया है, अकॉर्डिंग टू द यूएन लाइक यूएन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है 5 to 25 जो मिलियन जॉब्स हैं वो क्या हो गई है, विल बी इरेडिकेटेड एंड द वर्ल्ड विल लूज, वो कितना लूज कर रहा है 8860 बिलियन डॉलर से 3.4 ट्रिलियन डॉलर लेबर इनकम उनकी जो क्या हो रही है लाइक उसका लॉस देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है लाइक यूएन स्टैड है, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया 30 से 40% डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिला है किसमें, एफडीआई में, वाइल जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 20 से 30% डिक्लाइन देखने को मिला है इंटरनेशनल अराइवल्स में, क्योंकि सब जगह तो लॉकडाउन चल रहा है लाइक इंटर लाइक जो कंट्री के हम लोग कंट्री से एक कंट्री दूसरी कंट्री तो जा नहीं पा रहे, तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में भी 20 से 30% तक का डिक्लाइन देखा गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, एंटिसिपेटेड जो 3.6 बिलियन लोग हैं वो ऑफलाइन है एंड यूनेस्को फोरकास्ट जो 1.5 बिलियन स्टूडेंट है वो आउट ऑफ स्कूल हो चुके हैं। ओके, अब इस कोविड-19 की वजह से अफेक्ट कैसे हुआ है हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो कोविड-19 में जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पहला हमारा गोल क्या है, नो पॉवर्टी, लेकिन अभी इसका कोविड-19 की वजह से जो पहला गोल है उससे क्या फर्क पड़ा है, जो इनकम है वो लॉस हो गई है, जो वल्नरेबिलिटी सेगमेंट्स है सोसाइटी के फैमिलीज के वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। अब इसकी वजह से और हमारा क्या नुकसान आया, जीरो हंगर, लाइक जो जीरो हंगर हम लोगों ने करवाना था लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया, जो फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिस्टर्ब हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आके गुड हेल्थ एंड वेलबींग प्रोवाइड करवानी है। अब यहाँ पर लाइक इसमें भी हम कैसे फेल हो रहे हैं कि डिवास्ट इफेक्ट आ रहा है हमारी हेल्थ आउटकम पर बिकॉज ऑफ द कोविड-19। अब नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल तो सारे बंद हो गए हैं, जो रिमोट लर्निंग है वो लेस हो पा रही है, इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है और सबके लिए वो असेसिबल नहीं है। तो जो जो क्वालिटी एजुकेशन है अगर वो खराब हो रही है तो उसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज हैं उनमें भी फर्क पड़ रहा है, जैसे लाइक जो 10वां जो 10th है, एंड जेंडर इक्वालिटी, जो वुमेन का इकोनॉमिक गेन है एट रिस्क एंड इंक्रीज लेवल ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। जो वुमेन है वो ज्यादातर किसमें है, लाइक सोशल सेक्टर में, जैसे आशा वर्कर हो गए या फिर नर्सेज हो गई, उनमें ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका है, वुमेन का, और वो ज्यादा एक्सपोज है किसको लेके, कोविड-19 को लेके। अब हम एक तरफ हम बात करें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की, अब यहाँ पे सप्लाई इनएडिक्वेट हो गई है क्लीन वाटर की, जो हिंडर असेस है क्लीन हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोविड-19 प्रिवेंशन मेजर है। और अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी सप्लाई एंड लाइक जो पर्सोनल शॉर्टेज की वजह से क्या हुआ, जो लाइक क्या है डिसरप्टेड आया इलेक्ट्रिसिटी में, फर्दर जो वर्किंग हेल्थ सिस्टम है रिस्पॉन्स ऑफ द कैपेसिटी। एंड नेक्स्ट में जो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें क्या देखने को मिला, लोअर इनकम, लेस वर्क टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिल गई है ऑक्यूपेशन में। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में क्या पाया, जो पॉपुलेशन लिविंग इन द स्लम फेस हायर है, हायर रिस्क ऑफ एक्सपोजर का किसमें, कोविड-19 के, ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पुअर सैनिटेशन कंडीशंस की वजह से। लाइक ऐसा अलग अलग हम लोगों को देखने को मिला है, आप लोग इसको देखोगे लाइक जो हमारे गोल्स हैं वो कैसे पूरे होंगे, लाइक अगर हमारे देश में इस तरह
का लाइक हमारे देश में नहीं, ओवरऑल कंट्रीज में इस तरह का सिचुएशन चल रहा है। अब यहाँ पर अबाउट द मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड में हमारे लिए जानना जरूरी है, ये है क्या? ये फंड क्या है? कॉम्प्लीमेंट करेगा जो WHO की स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस है और एंड जो रिस्पॉन्स प्लान है यूएन फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स को लेके। इसमें कंसोलिडेट किया जाएगा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अपील को फॉर द कोविड-19। इस फंड के 3 एम है। पहला क्या है? 3 विंडोज की तरह काम करेगा। फर्स्ट इज इनेबल द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज टू टैकल द इमरजेंसीज। दूसरा हमारे पास विंडो क्या आती है? रिड्यूस करना है सोशल इम्पैक्ट एंड प्रमोट करना है इकोनॉमिक रिस्पॉन्स को। थर्ड इज रिकवर बेटर करना है, जिससे क्या होगा? फोकस किया जा रहा है नेशनल प्रिपेयर्डनेस मेजर को, जैसे कि कैसे मेंटेनेंस हो रही है, कैसे की सर्विसेज है और कैसे वर्कफोर्स काम कर रही है ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड लेबोरेटरी कैपेसिटीज और लेबोरेटरीज की क्या कैपेसिटीज है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। इसमें हमने देख लिया जो हमारे कैसे कैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनके ऊपर किस तरह फर्क पड़ा है। ओके, नेक्स्ट वी शुड मूव टू द नेक्स्ट, जो इसी का एक नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इसका एक और है कि आईएलओ ने भी एक रिपोर्ट सबमिट की है। लाइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट इज आईएलओ। आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है, किसके अंदर काम करती है? यूनाइटेड नेशन के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। और इसके टोटल 187 मेंबर्स है। ये 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल के ड्यूरिंग बनाई गई थी। अब ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आईएलओ के द्वारा पब्लिश की जाती हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट एंड वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे अभी कौन सी रिपोर्ट आई? अभी जो रिपोर्ट आई है आईएलओ की, उसने रिपोर्ट किया है आईएलओ मॉनिटर कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स पाई गई हैं इस रिपोर्ट में? इसमें कहा गया है जो 81% एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स एंड 66% आर ऑन वर्कर्स। वो क्या है? उनका जो काम प्लेसेस है वो बंद हो गई हैं, तो वो कैसे रह रहे हैं? बिना काम के उनको रहना पड़ रहा है। उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और जो वर्किंग आवर्स है वो क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020। जो ग्लोबल वर्किंग आवर्स है उनमें क्या डिक्लाइन देखने को मिला? जो पहला क्वार्टर है 2020 का वो 4.5%, अप्रोक्सीमेटली जो 130 मिलियन फुल टाइम जॉब्स है उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। और जो अगर हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज की बात करें, वो तो इससे ज्यादा हायर रेट पे उनका जो वर्किंग लॉस है वो हुआ है। अगर उसके बाद नेक्स्ट आया है एंटरप्राइजेज एट द रिस्क। अब हार्डेस्ट हिट सेक्टर कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि फूड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। इन सब पे ज्यादा हमें फैक्टर देखने को मिला है। इनका जो अकाउंट वो कितना हुआ है? मोर देन 30% ऑफ द नेशनल जीडीपी है। और जो 436 मिलियन एंटरप्राइजेज हैं वर्ल्ड वाइड में। अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन द एडवांस इकोनॉमिक एंड एक्सपेक्टेड, उनमें क्या डिक्लाइन आया कि उनमें जो लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट हो गया है, उनके पास एसेट्स कम है और उनका जो लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द फिस्कल मेयर इन द जनरल एंड फ्रॉम द स्टिमुलस पैकेज रिलेटेड टू द करंट जो क्राइसिस चल रहे हैं। ओके, अब हमारे पास आते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी। अब मोर देन 2 बिलियन जो पीपल हैं वो वर्ल्ड वाइड वो क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन इनफॉर्मल एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं, जिनमें से जो 76% है वो क्या है? वर्ल्ड वाइड है। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव हार्डेस्ट हिट सेक्टर कौन सा है? जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। और जो वुमेन्स है वो ओवर प्रेजेंटेड है, हाई रिस्क सेक्टर है, उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव देखने के लिए उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव देखा गया है। अब अगर हम 1.1 बिलियन इनफॉर्मल इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात करें, वो कहां पर है? वर्क इन अ कंट्री इन अ फुल लॉकडाउन, मतलब जहां पर बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, वहां पर कोई एक्टिविटीज नहीं चल रही, वहीं पर 1.1 बिलियन जो है वो इनफॉर्मल्स पाए जा रहे हैं। और जो अर्निंग्स है वो क्या है? उसमें 60% ग्लोबली ये डिक्लाइन देखने को मिला। और जो रेट ऑफ द रिलेटिव पॉवर्टी फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स की अगर हम बात करें, वो क्या है? एक्सपेक्ट हो गई है टू इंक्रीज बाय द 34% पॉइंट्स ग्लोबली। उसके बाद हमारे पास जो रिलेटिव जो प्रोपोर्शन है वर्कर का विद मंथली अर्निंग दैट फॉल बिलो 50%, इतना ज्यादा नुकसान देखने के लिए उन्होंने बताया कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? इनफॉर्मल सेक्टर।
अब यहाँ पर कुछ एक 4 की पिलर्स है कैसे कोविड-19 से बचा जाए ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। पहला क्या है, स्टिमुलेट करने की जरूरत है इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट को। ये कैसा होगा, जो फिजिकल पॉलिसीज हैं उनको एक्टिवेट किया जाए और कम्युलेट किया जाए जितनी भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज है। और लैंडिंग एंड फिजिकल फाइनेंशियल सपोर्ट है कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर्स को, जिनमें हेल्थ सेक्टर को इंक्लूड करने की जरूरत है। और सपोर्ट करने की जरूरत है एंटरप्राइज जॉब्स एंड इनकम को, लाइक एक्सटेंड किया जाना चाहिए सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल को। और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन मेजर्स को। प्रोवाइड करवाया जाए फाइनेंशियल टैक्स एंड अदर रिलीफ फॉर द एंटरप्राइजेस। प्रोटेक्ट किया जाए वर्कर्स इन द वर्क प्लेस, कैसे लाइक उनको काम देना है, कैसे उनका जो उनकी हेल्थ को मुद्दे नजर रखते हैं, और उनकी जो सैलरीज है वो भी उन तक कैसे पहुंचाई जाए। और रिलाई करने की जरूरत है ऑन द सोशल डायलॉग फॉर द सोल्यूशन, कि जो भी आपके एम्प्लॉयज को लेके कैसे आपकी जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट की, कैसे किन डायलॉग से आप जो लेबर के रिलेशन है उनके ऊपर काम कर सकते हो, उसके ऊपर थोड़ा देखने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है अपडेट ऑफ यूएन स्टेट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसमें कुछ अपडेट आई है फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन। अगर हम बात करें उसका लाइक टाइटल क्या है, फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू ग्रेट मेल्ट डाउन डेवलपिंग कंट्री डेप्थ इन टाइम ऑफ कोविड-19। ये हमसे पूछा जा सकता है, फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू ग्रेट मेल्टडाउन। ये रिपोर्ट किसने सब पब्लिश की थी, ये की थी यूएन स्टैट ने। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें क्या क्या हाईलाइट बताए गए। यहाँ पे बताया गया जो हाई रिस्क है डेवलपिंग कंट्रीज में, वो उस पर मेन ध्यान दिया गया। वो कैसे कि जो सॉवरेन डिफॉल्ट है, लाइक जो डेवलपिंग वर्ल्ड में 2020-21 में जो रीपेमेंट्स है किसकी, एक्सटर्नल डेब्ट की, और एस्टिमेटेड नियरली कितनी है, $3.4 ट्रिलियन। और एट द एंड ऑफ 2018 ये जो स्टॉक्स थे वो कितने थे डेवलपिंग कंट्रीज के, 191% ऑफ देयर कंबाइंड जीडीपी। अगर हम प्राइवेट डेब्ट की बात करें वो 139% है ऑफ देयर कंबाइंड जीडीपी एट द एंड ऑफ 2018। लाइक ये एक तरह की वल्नरेबिलिटी एंड मैसिव वॉलेटाइल फ्लोज को दिखा रहा है शॉर्ट टर्म प्राइवेट क्रेडिट्स के बीच में। अब यहाँ पर जो सर्विसेज है एक्सटर्नल लॉन्ग पब्लिक डेब्ट की कॉस्ट डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट की ऑन द एवरेज 10.3% ऑन द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इन 2018। अब इसकी वजह से कुछ एक कारण है जिसकी वजह से ये क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, वो क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर कम्युनिटी एंड सर्विस एक्सपोर्ट रेमिटेंस। दूसरा क्या आता है हमारे पास, कैपिटल आउटफ्लो एंड डेप्रिसिएशन ऑफ देयर करेंसीज। अब जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी एंड सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें क्या है कि विच ब्रिंग द फॉरेन करेंसीज रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सटर्नल डेब्ट ऑब्लिगेशन। जो अपनी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है उसको कम करने के लिए क्या जरूरत पड़ रही है, फॉरेन की करेंसीज की जरूरत पड़ रही है ताकि उसको लाइक मीट किया जा सके वो ऑब्लिगेशन को। और जो हमारी डेप्रिसिएशन हो रही है उनकी, लाइक अगर ऐसा करते हैं तो उससे जो उनकी लाइक किसी से अगर हम लोन ले रहे हैं तो जो हमने तो लोन लिया डॉलर्स में, अब उससे हमें क्या नुकसान होगा, कल को लाइक हमारी मनी की डेप्रिसिएशन हो रही है। आज अगर $1 में लाइक 50 रुपए में $1 मिल रहा है, कल को क्या आ जाएगा, $70 में $1 मिल जाएगा, तो उसका जो डेब्ट है वो बढ़ता ही जाएगा। अब जो ग्लोबल एफर्ट्स है वो क्या है, टू रिलीव द डेवलपिंग कंट्रीज डेब्ट बर्डन। उस डेब्ट बर्डन से बचाने के लिए क्या है, जो IMF है उसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिए हैं ड्यू डेब्ट पेमेंट फॉर द 25 पुअरेस्ट कंट्रीज। ओके, जितना लाइक फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, जो अगले 6 महीने तब तक के लिए जो उनका लोन है उसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया, उनके डेब्ट रीपेमेंट को कैंसिल कर दिया। सिर्फ 25 पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए, सबके लिए नहीं है। जो डेब्ट सर्विसेज है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज अनाउंस्ड बाय द G20 लीडर्स। ऐसा एस्टिमेट माना जा रहा है कवर अराउंड द $20 बिलियन ऑफ द पब्लिक डेब्ट ऑन बाय द ऑफिशियल बायलैटरल creditors in the eligible countries in 2020. Additional जो $20 billion है in such debt payment might be included if all private creditors and all multilateral creditors join the initiative. वो अगर हम IMF और वर्ल्ड बैंक की बात करें वो लाइक एक तरह की इन्हांस कर रहे हैं जो लैंडिंग फैसिलिटीज हैं और जो हेल्प करेंगी किसके लिए, लाइक फॉर हेल्पिंग द डेवलपिंग कंट्रीज टू डील विद द क्राइसिस।
अगर हम इश्यूज की बात करें ऐसे सच इन इनिशिएटिव्स की वजह से, अब देखो जो अमाउंट लाइक वो अमाउंट तो दे रहे हैं, वो टेम्पररी मेजर्स पर दे रहे हैं, वो एक तरह का क्या बन रहा है लाइक डेवलपिंग कंट्रीज के सिर पर डेप्ट बन रहा है। द अमाउंट टू बी रिलेटिवली स्मॉल पार्ट, लाइक अब उन्होंने बोल तो दिया कि उन्होंने कितनी देनी है, 20 बिलियन डॉलर तक देनी है, लेकिन जब वो 25 पोरस्ट कंट्रीज में जाके बंटेगी तो वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं रहेगी, क्योंकि उनका जो डिवीजन होगा वो बहुत छोटा सा रहेगा, वो एक स्मॉल पार्ट होगा। दे आर टेम्पररी मेजर्स, ये एक टेम्पररी मेजर्स है, और ये वाइडर एंड लॉन्ग लास्टिंग माइक्रो इकोनॉमिक के इम्पैक्ट के जो कोविड-19 की वजह से आया उसको ये कवर नहीं कर रहे। और ये जो डेप्ट क्रिएटिंग ये फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टिल लाइक एलिजिबिलिटी क्या है, आगे जाके उनके लिए उनको ये रीपे करना पड़ेगा अगर वो एक बार सही हो जाते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर लाइक ये रिपोर्ट जिसने सबमिट की थी, लाइक हमने रिपोर्ट देखी है ग्रेट लॉकडाउन टू ग्रेट मेल्टडाउन, ये यूएन स्टैट ने की थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट इज यूएन स्टैट। ये यूएन स्टैट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो 1964 में स्टैब्लिश की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, 195 कंट्रीज हैं, इंडिया के अगर हम इंडिया भी इसका पार्ट है। और लाइक इसमें क्या है, ये किसके ऊपर काम करती है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू करती है हर साल। और कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिसके द्वारा पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, कम्युनिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, द लेटेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। ओके, कुछ एक सजेशंस है जो अब दिए गए हैं इस रिपोर्ट में। अब वो क्या है, अ न्यू ग्लोबल डेब्ट डील फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। वो क्या है, पहला क्या है, ऑटोमेटिक टेम्पररी स्टैंड स्टिल सच एज इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक स्टे ऑन ऑल क्रेडिटर इन्फोर्समेंट एक्शन, दैट इज जैसे कि एबिलिटी टू सीज द एसेट्स, ब्रीदिंग स्पेस एंड क्राइसिस सेक्शन डेवलपिंग कंट्रीज बाय फ्रीइंग अप द रिसोर्सेज, उनको क्या किया जाए, फ्री अप किया जाए, ज्यादा एक्सटर्नल और सॉवरेन डेब्ट से बचा जाए। एंड इट वुड फैसिलिटेट करेगा an effective response to the COVID-19 shock through the increased health and social expenditure in the immediate, जो फ्यूचर में जो अलाउ करेगा पोस्ट क्राइसिस इकोनॉमिक रिकवरी में। जो सेकंड क्या है, डेब्ट को रिलीव करने की बात की गई है इन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम, जैसे कि लॉन्ग टर्म डेवलपिंग जो कंट्रीज है वो ऑन केस बाय केस बेसिस पर उसको कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपिंग कंट्रीज डेब्ट अथॉरिटीज। अब इन्होंने क्या कहा है, कुछ भी उसको सेट किया जा सकता है एज एन ऑटोनमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करेगी, किसके थ्रू, इंटरनेशनल ट्रीटी बिटवीन द कंसर्न स्टेट। ये एक तरह से क्या करेगी, इट विल ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 स्टेप्स एंड क्या लेके आएगी, एक इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी फाउंडेशन लेके आएगी फॉर अ मोर परमानेंट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू गाइड द सोवरेन डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग इन द फ्यूचर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यूएन स्टैट क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, यूएन स्टैट लाइक एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 1964 में बनी थी, टोटल 195 मेंबर्स हैं। ओके, जो हमारा जो कोविड-19 का लॉकडाउन टू लाइक जो मेल्टडाउन है, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी, दिस वाज पब्लिश्ड बाय द यूएन स्टैट। ओके, so let's move to the next article. ओके, ये क्या है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। अभी ये ग्लोबल एनर्जी लाइक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने क्या किया है, एक ग्लोबल एनर्जी रिव्यू किया है 2020 का। हमारे लिए पहले हम देख लेते हैं कि द एनर्जी एजेंसी है क्या। ये क्या है, एक ऑटोनमस बॉडी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है क्या, ये एक ऑटोनमस बॉडी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ऑन द डेवलपमेंट। इसमें इसके टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं। बिफोर बिकमिंग अ मेंबर कंट्री फॉर द आईईए, जो भी कैंडिडेट है उसको कुछ सेवरल क्राइटेरिया को पास करना था, जैसे कि उसका लाइक मस्ट हैव क्रूड ऑयल और प्रोडक्ट रिजर्व इक्विवेलेंट टू 90 डेज फॉर ऑफ द प्रीवियस डे। जो इंडिया है वो इसका एसोसिएट मेंबर है। ये इतना ही है। अभी उसने जो रिसेंट रिपोर्ट रिलीज किया, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस ऑन द ग्लोबल एनर्जी डिमांड एंड CO2 इमिशन। अब इसमें क्या हाईलाइट पॉइंट्स किए कि जो 4.2 बिलियन पीपल हैं, 54% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, वो रिप्रेजेंट करते हैं 60% ग्लोबल जीडीपी को। अगर सब्जेक्ट टू कंप्लीट और पार्शियल लॉकडाउन, वो क्या है, अभी तक वो किस में जा रहे हैं, लॉकडाउन में। इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, जो एनर्जी डिमांड एंड जो एनर्जी रिलेटेड इमिशन है 2020 की, उसमें उसकी प्रोजेक्शन की है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट रियल टाइम व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड
इम्पैक्ट अक्रॉस ऑल द मेजर फ्यूल्स। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें इसने किस किस को इंक्लूड किया है, ग्लोबल एनर्जी CO2 इमिशन इन 2020, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या पाया गया है कि जो CO2 की जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड, पहले तो ग्लोबल जो एनर्जी डिमांड है वो उसमें गिरावट आई है 3.8%। अगर हम 3.8% फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, जो इंडिया की एनर्जी डिमांड है वो रिड्यूस हो गई है 30% की। अब डिमांड कैसे रिड्यूस हुई है, लॉकडाउन तो चल रहा है, लोग आ जा नहीं रहे, तो उनकी जो एनर्जी की डिमांड है वो काफी कम हो गई है। देयर वुड बी अ रिडक्शन इन इमिशन, और लाइक इसमें लाइक जो कार्बन इमिशन है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिली है, लार्जेस्ट एवर 6 टाइम लार्जर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड। लाइक 2004 में जी कितना पाया गया था 0.4 GT, लेकिन अब उस टाइम पे ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस ये अब तक की सबसे कम जो है रिडक्शन देखने को मिली है इमिशन में। ऑयल के जो प्राइसेस है वो शार्पली उनका जो प्राइस है वो क्या है कम हुआ है, विद द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट हिटिंग द नेगेटिव प्राइसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ। अगर अब तक की हिस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, आई एक्सपेक्ट ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड टू फॉल, मतलब बात कितने से बढ़ी है 5% से बढ़ी है 2020 में। द वर्ल्ड भी दिस वुड बी द लार्जेस्ट डिक्लाइन सिंस द लाइक 1930 के बाद। अगर जो लार्जेस्ट डिक्लाइन हुआ है वो कब हुआ है, अभी 2020 में, ड्यू टू द ग्लोबल क्राइसिस ऑफ द COVID-19। ओके, सो वी आर डन विद द आर्टिकल 3.4। एक और आर्टिकल कर लेते हैं, बाकी हम आर्टिकल जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑल द आर्टिकल्स। लाइक हमारा एक मेंस आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव चल रहा है, जो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है चैनल पे जाके वो विजिट कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का है वो रेगुलरली चलता है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हो, एंड हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और जो हमारा स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी है फॉर द म्यूचुअल फंड्स वो क्या है, ये न्यूज में क्यों थी। पहली बात तो ये है कि रिसेंटली जो क्या है, द ईज ऑफ लिक्विडिटी प्रेशर है म्यूचुअल फंड पर। म्यूचुअल फंड लोग बहुत क्या हुआ है, रीजन क्या हुआ कि कुछ अब म्यूचुअल फंड में पैसा कैसा था, अगर मार्केट में पैसा आता जाए तो वो पैसा इकट्ठा, म्यूचुअल फंड क्या करता है कि मैं मान लो मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी हूँ, मैं क्या कहूंगी सब लोग मुझे 10-10 रुपए दे दो, आप सब ने मुझे 10 दे दी, मैंने आपको इंश्योरेंस दी कि मैं आपको इन 10 के 12-12 रुपए बना के दूंगा, तो आपको तो बेनिफिट हो रहा है, तो आप कह रहे हो ठीक है। तो अब म्यूचुअल फंड्स में क्या हो रहा है, लिक्विडिटी स्ट्रेस की वजह से जो म्यूचुअल फंड मार्केट है वो बहुत ज्यादा लाइक वॉलेटिलिटी में आ गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ था, लाइक बहुत सारे लाइक म्यूचुअल फंड फॉर एग्जांपल जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, उन्होंने क्या किया, शर्ट कर दी, मतलब खत्म कर डिसाइड किया कि वो अपनी जितनी भी सेवरल स्कीम चला रहे हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में वो उनको बंद करेंगे। क्यों, बिकॉज अगर मान लो कि मैं कंपनी हूँ, अब मुझसे सब लोग मांगेंगे कि हमें 12-12 रुपए दो, तो वो कहते हैं 12-12 नहीं देने, ना दो, कम से कम हमारे 10-10 रुपए तो वापस कर दो। बस इसी के लिए जो अपने क्राइसिस को कवर करने के लिए कंपनीज ने क्या किया, वहां से लाइक निकाल लिया। जो स्ट्रेस उसकी वजह से जो स्ट्रेस आया मोर प्रोनाउंस हुआ म्यूचुअल स्कीम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिला है। अब यहाँ पर इसी के लिए जो हमारी आरबीआई है उसने इसको फैसिलिटेट करने के लिए अनाउंस किया है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, कितने की 50,000 करोड़ की फॉर द म्यूचुअल फंड्स। अब आरबीआई सीधा तो इसमें लगा नहीं सकता, उसका लाइक आरबीआई का काम क्या है, जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बैंक्स है उनको बोल दिया कि आप लोग, अब जो बैंक है वो क्या करेंगे, वो म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे। लाइक वो कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी है फॉर म्यूचुअल फंड, ये ऑन टॉप रहेगी एंड ओपन एंडेड रहेगी। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट इज ऑन टॉप एंड ओपन एंडेड। नेक्स्ट है ये अवेलेबल फॉर ऑल लैब्स, मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जितने भी एलिजिबल बैंक है हम सबके लिए ये अवेलेबल होगी। पहले हम देख लेते हैं इन तीनों का मतलब क्या होता है। जो ऑन टैप है ये टर्म यूज की गई है डिस्क्राइब करने के लिए फ्यूचर वेयर समथिंग इज अवेलेबल whenever needed as against during the particular time, कि आप जितनी आप एक बार जाके जितना मर्जी आप उसमें से फायदा ले सकते हो। ऑन टैप मतलब आपके लिए ये टैप खुली है, जितना आपको आप पे डिपेंड करता है आपने कितना इसका बेनिफिट लेना है। और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ एक टाइम के लिए खोली गई है, हमेशा के लिए नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपन एंडेड। इट इंप्लाइज देयर इज कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी गई है, अमाउंट दैट मतलब जो कि जितने भी बैंक चाहे उतनी अमाउंट बोरो कर सकते हैं। जो लैब एलिजिबल बैंक है, ऑल द शेड्यूल्ड जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो एलिजिबल हैं
मगर रूरल बैंक इसके लिए नहीं है। रीजनल रूरल बैंक क्यों नहीं है? बिकॉज वो तो पहले ही बहुत ज्यादा घाटे में चल रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसलिए लाइक रीजनल रूरल बैंक के अलावा जो कमर्शियल बैंक है वो सब क्या है, इलिजिबल है। अब इसके अंदर क्या है, जो आरबीआई है वो क्या करेगी, कंडक्ट करेगी रेपो ऑपरेशन फॉर द 90-day टेनर टू फिक्स द रेपो रेट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेपो रेट, कमर्शियल पेपर और डिबेंचर्स, ये चीजें होती क्या है। तो हमें एक बार इसको देख लेते हैं। जो रेपो क्या होता है, ये होता है रीपरचेज एग्रीमेंट। रीपरचेज एग्रीमेंट क्या है, एक तरह का शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है फॉर द डीलर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन केस मतलब जो रेपो क्या होता है, डीलर जो कि सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर, यूजुअली क्या होता है, ऑन द ओवरनाइट बेसिस दे बाय देम एंड बैक द फॉलोइंग डे एट स्लाइटली हायर प्राइस। मतलब पहले वो खरीद लेते हैं, एक चीज मान लो 10 रुपए में खरीद ली, उसको 11 रुपए में बेच के, लाइक इसको क्या है, रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या है, ये ऐसा रेट है जिसमें जो सेंट्रल बैंक है ऑफ अ कंट्री, मतलब जो आरबीआई है, वो लेंड करता है मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक कुछ एक टाइम के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक, सॉरी वो रिवर्स होता है। ओके, या रेपो रेट क्या है कि जो आरबीआई पैसा लेता है, पैसा लेंड करता है मनी किनको, कमर्शियल बैंक को, फॉर अ लाइक इवेंट इन एनी शॉर्टफॉल ऑफ द फंड। और जो कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये लाइक अनसिक्योर्ड शॉर्ट पेपर प्रीमिशनरी पी नोट्स होते हैं, इशू जो कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। डिबेंचर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है, फिक्स रेट होता है, इंटरेस्ट होता है, इसे कंपनी के द्वारा लाइक इशू किया जाता है, और सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट, जो भी आपने एसेट दिया उसको सिक्योर, मान लो ये 15-20 साल के लिए इसकी सिक्योरिटी रखी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन कौन फंड अवेल कर सकते हैं। फंड अवेल अंडर द जो एसएलएफ एमएफ है मस्ट बी यूज्ड बाय द बैंक, वो सिर्फ बैंक के द्वारा यूज किया जाएगा, एक्सक्लूसिवली बाय मीटिंग द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। वो क्या है कि जो एक्सटेंड करनी होगी लोन्स टू द एमएफ, मतलब जो भी पैसा है वो कहाँ लगाना होगा, म्यूचुअल फंड्स में, वो कहीं और नहीं लगा सकते। दूसरा क्या है, अंडरटेकिंग ओवरराइट परचेज ऑफ द रेपो अगेंस्ट द कोलेटरल टू इन्वेस्ट द ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, डिबेंचर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डेब्ट्स हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड। दूसरा क्या है, रेगुलेटरी बेनिफिट ऑफर्ड टू द बैंक अंडर द स्कीम। वो कौन कौन से रेगुलेटरी बेनिफिट्स हैं, लिक्विडिटी सपोर्ट अवेल्ड वुड बी एलिजिबल टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड एज द मेच्योर, मतलब जो भी हेल्ड टू मेच्योरिटी होगा उस लाइक उतना उनको दिया जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट इन दैट कैटेगरी ओवरशूट आरबीआई लिमिट। जो हेल्ड टू मेच्योरिटी वो क्या है, लाइक सिक्योरिटीज आर परचेज टू बी ऑन्ड अंटिल मेच्योरिटी, मतलब जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाती पहले उनको बता दिया जाता है कि जब तक आपने हमें पैसा दे दिया और अब आपको कुछ एक सालों के बाद ही मिलेगा, इससे पहले आप पैसा नहीं ले सकते। ओके, अब कंपनी मैनेजमेंट, जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो इन्वेस्ट कर सकती है बॉन्ड पे उनके प्लान के अकॉर्डिंग और होल्ड कर सकती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उनको मेच्योरिटी लाइक हेल्ड इन द मेच्योरिटी सिक्योरिटीज एंड कंपेयर टू द सिक्योरिटीज दैट आर लाइक, ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए होती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म, कि आप लोग फिर आप कब ले सकते हो पैसा वापस, सिर्फ और सिर्फ जब मेच्योरिटी डेट पूरी हो जाए। अगर आप पहले जाते भी हो तो भी आपको ये नहीं मिलेगा। अब इसका फायदा क्या है कि जो बैंक्स है उनके पास ज्यादा टाइम हो जाता है कि वो ज्यादा पैसा कई जगह पर लगा सकते हैं और काफी इंटरेस्ट उससे कमा सकते हैं। और दूसरा केस से एक्सपोजर होता है अंडर दिस फैसिलिटी विल नॉट रेकन अंडर द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। ओके, अब हमारे पास लाइक कुछ अलग अलग तरह के जो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। क्या, इट विल ईज द प्रेशर एंड हेल्प द म्यूचुअल फंड, लाइक ये जो प्रेशर और म्यूचुअल फंड का लाइक एक तरह की हेल्प होगी, जो finance the redemption using the facility rather than the selling its existing commercial paper to a discount and denting its net asset value, जो उनकी net asset value उनको dent कर पाएंगे। It will stabilize the performance of short term debt fund and इम्प्रूव हो सकता है इसमें जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है अबाउट द डेप्थ मार्केट, जो इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स है उनमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन ऑफ इकोनॉमी, लाइक जो पेंडिंग 3.6 से लेके 3.15 तक हम कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।